हाँ जी। हाँ जी। All right. So good evening, everyone. I hope you people are doing really good. And today we will be continuing. हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था लास्ट टाइम एसएम के अंदर. So I'll be continuing with this. और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है SWOT एनालिसिस को लेकर. ओके, so शुरू करते हैं SWOT एनालिसिस. ओके, सो जो हमारा स्वॉट एनालिसिस का टॉपिक है, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट. स्वॉट एनालिसिस के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, इट इज मेंट फॉर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. स्वॉट एनालिसिस के बारे में हमने जो स्टडी की थी लास्ट टाइम, मैंने आपको जब समझाया था स्वॉट एनालिसिस के बारे में, SWOT word is a very very important and very very simple concept or doing strategic analysis. It's a very very simple concept. SWOT analysis करने से कंपनी की situational analysis हो जाती है. SWOT analysis talks about individually strength, weakness, opportunity and threat. Individually provide result. SWOT एनालिसिस का स्ट्रेटेजिक या कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. अगर हमारे पास SWOT एनालिसिस का एक बेसिक फंडा है तो कंपनी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो प्रोडक्ट की सिचुएशन है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की सिचुएशन है, चाहे वो किसी की भी सिचुएशन एनालिसिस है, उसका एक बहुत सिंपल रिजल्ट मिल सकता है. और उस रिजल्ट के आधार पर एक कंपनी बहुत तरह के स्ट्रेटेजिक चेंजेस, बहुत तरह के एनालिसिस, बहुत तरह की कंसेप्ट्स को आगे प्रमोट कर सकती है कंपनी के बेनिफिट के लिए. SWOT एनालिसिस से कंपनी ना ही हमारे स्ट्रेंथ के बारे में, ना कि वीकनेस के बारे में, उल्टा कंपनी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पाए गए जितनी थ्रेट्स हैं और ऑपोजिट है उनकी नॉलेज भी मिलती है. इफ आई टेक दिस SWOT अलग से, SW which is for SWOT in strength and weakness, ये आपकी कंपनी की इंटरनल एनालिसिस करता है. अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कंपनी के एक्सटर्नल एनालिसिस करता है. रिमेंबर दिस थिंग. Your strength and weakness is always an internal analysis of the company. Your opportunity and your threat is external analysis of the company. Let's see this on the topic. What we have, SWOT analysis is a tool used by organization for evolving strategic options. So what strategic options you have is discussed by SWOT analysis. The term SWOT refers to analysis of the strength, weakness, opportunity and threat facing the company. Strength and weakness is the internal environment, whereas opportunity and threat is the external environment. This is what I discussed with you. What is strength? Strength is the inherent capability which can be used to gain strategic advantage. So remember always कि जो आपकी strength है, strength of the company, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती है. अगर या इसको आप कॉम्पिटिटिव एज भी बोल सकते हैं.
स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ कंपनी की हमेशा वो होती है जिसमें कंपनी हमेशा कॉम्पिटेंट होती है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है स्किलफुल। जिस चीज में भी कंपनी हमेशा स्किलफुल होगी वो कंपनी की हमेशा स्ट्रेंथ बनेगी। और यही उल्टा वीकनेस की बात करें तो वीकनेस आपको कॉम्पिटिटिव लॉस प्रोवाइड करती है, आपके मार्केट शेयर को लो करती है। और कंपनी की जो वीकनेस होगी वो अनस्किल्ड लेबर और कंपनी के लॉस जनरेटिंग यूनिट्स या वीक प्रोडक्ट की वजह से बनती है। सो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती है और कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करती है। कॉम्पिटेंसी और स्किल की वजह से स्ट्रेंथ पैदा होती है किसी भी कंपनी के अंदर। वीकनेस की बात की जाए तो कॉम्पिटिटिव लॉस, अगर मार्केट शेयर लो हो जाए तो समझ लीजिए कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी के जो बिजनेस यूनिट्स हैं वो इस टाइम वीक होते जा रहे हैं। और जब भी हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी कंपनी में कौन सी चीज हमारी स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेस है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीक प्रोडक्ट को स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाएं और स्ट्रेंथ जो ऑलरेडी बन चुकी है उसको मेंटेन कर सकें हम, क्योंकि स्ट्रेंथ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो दिस इज व्हाट द होल कंसेप्ट ऑफ SWOT एनालिसिस इज ऑल अबाउट। आगे बढ़ते हैं। Again, the weakness is the inherent limitation, constraint of the organization which creates strategic disadvantage. What is opportunity? It is the favorable condition in the external environment which enables strength its position, and it is the unfavorable condition in the external environment which causes risk. So, अगर मैं आपके इसी तरीके से हम बात करें आपकी अपॉर्चुनिटी की, अपॉर्चुनिटी आपके मार्केट को इंक्रीज करती है, एक्सपेंशन करने में आपकी मदद करती है। और याद रखिएगा ये जो अपॉर्चुनिटी है वो हमेशा स्ट्रेंथ से मिलती है। अगर आपकी कंपनी में स्ट्रेंथ होगी तो अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलेगी। और जो आपके जो थ्रेट्स हैं वो आपकी अनफेवरेबल कंडीशन आपकी थ्रेट बन सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स, जैसे अगर इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट की बात करी जाए तो जैसे इन्फ्लेशन होने की वजह से कई बार प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो गिर जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, डिक्रीज हो जाती है। और जब प्रोडक्ट की मार्केट आपकी गिर जाती है सो कंपनी के पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से थ्रेट्स आने लगते हैं, थ्रेट्स विच अगेन इज अ वेरी वेरी अनफेवरेबल कंडीशन। हर कंपनी चाहती है कि वो इन थ्रेट से बाहर आए, और थ्रेट से बाहर आने के लिए हर कंपनी स्ट्रेटेजी बनाती है। बट अगर हमें मालूम ही नहीं होगा कि हमारे थ्रेट्स कौन से हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, क्या कंपनी के लिए पॉसिबल है कि वो उस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सके? बिल्कुल भी नहीं है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी कि जब उसे अपने थ्रेट्स ही नहीं मालूम है तो उसे अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकती है। याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक होता है। और एक्सक्यूज मी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डायनेमिक होने की वजह से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बट
इस अनसर्टेन कंडीशन को हम असर्टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो चीज प्रिडिक्ट नहीं हो सकती है उसकी गेस पावर कि कैसा प्रोजेक्शन होने वाला है, वो हम इंटरनल एनवायरनमेंट को स्ट्रॉन्ग करके, इंटरनल एनवायरनमेंट तो हमारे हाथ में है ना, तो हम इंटरनल एनवायरनमेंट को स्ट्रॉन्ग करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने सीखा है स्वॉट एनालिसिस से। अगर स्वॉट एनालिसिस कंपनी में हो रही है, इट इज वेरी वेरी इजी फॉर द कंपनी टू नो हम कहां हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कैसे दिखा सकते हैं। बिकॉज दिस मार्केट इज ऑल अबाउट शो ऑफ, और आप शो ऑफ किस चीज का करते हैं? अपनी स्ट्रेंथ का। क्योंकि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ का शो ऑफ करेंगे तो आपको कंपटीशन में हमेशा एज मिलेगी, आप कंपटीशन में हमेशा आगे रहेंगे। ये आपका स्वॉट एनालिसिस बताता है आपको। तो हियर हाउ हमने इस स्वॉट एनालिसिस को स्टडी किया, इससे हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमें बताता है कि स्ट्रेटेजिक्स, what are the different kind of strategy we can use to get competitive advantage। हमारी कंपनी में स्ट्रैटेजी एक ही तरह की नहीं होती है। कंपनी में जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की जाती है वो डिपेंड करती है कंपनी के लेवल्स के ऊपर। लोअर लेवल पे अलग स्ट्रैटेजी लगती है और टॉप लेवल पर अलग स्ट्रैटेजी लगती है। हर कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से हम स्ट्रैटेजी को परस्यू करते हैं, हम स्ट्रैटेजी को लगाते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपनी। लुक एट इट, आई हैव ए स्ट्रक्चर of a company now try to see this structure. I have the lowest level. In this lowest level of the structure I have departments, which is called to be your operational department. Lowest level पर हमारे operations होते हैं, तो the department we are talking about is called operation department. इन departments को हम technically बोलते हैं units और खासकर वो unit जो operation level पे use हो रहा है, we call it as functional unit. So we call it as functional unit. इन functional unit पे जिन strategies का इस्तेमाल किया जाता है, we call them as functional strategy. We call it as functional strategy. दोबारा से देखिए, जो lowest level पर हमारे operations बनते हैं, हमारा product बनता है, हम उसे कहते हैं departments. Departments के through हमारा product तैयार किया जाता है। We also call them as operational departments. जितने operational departments होते हैं उन सबको हम units कहते हैं। Sometimes we call it as functional units. जो strategy lowest level पे लगाई जाती है उस strategy को हम कहते हैं functional strategy. Okay? और ये functional strategy कौन लगाता है? हर functional strategy लगाने के लिए हमारे पास होते हैं managers. Example के तौर पर you have finance manager. और फाइनेंस मैनेजर कौन से डिपार्टमेंट को संभालता है? यू नो, फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालता है और यही फाइनेंस मैनेजर सारी स्ट्रेटजीज लगाएगा जो स्ट्रेटजी आपकी फाइनेंस से रिलेटेड होगी, which is the lowest level strategy we have. Look at it here in the syllabus. We have functional level strategy. It is directed at improving the effectiveness of the operations. So operation word को ध्यान रखिएगा।
Within the company such as manufacturing, this is the one department, marketing department, material management department, product development department, customer department. Next we have is called business level strategy. अगली कौन सी है हमारे पास? Business level strategy. Now try to see business level strategy. Business level strategy में क्या होता है? हर कंपनी की एक हिरार्की होती है. What we call it a hierarchy. Look at it. I have Tata Group. Tata Group के नीचे Tata Automobiles, Tata Consultancy Services, TCS कंपनी है, टाटा की बेवरेजेस हैं, एंड टाटा की और बहुत सारी कंपनीज एक्सेट्रा इसके अंडर है. टाटा जो ग्रुप है आपका, टाटा ग्रुप is the head company. These are called to be BUs, business units. These are called to be business units. So when Tata Group is making a strategy for their business units, that strategy is called to be business level strategy. जब टाटा ग्रुप इंडिविजुअली टाटा ऑटोमोबाइल्स की स्ट्रैटेजी तैयार करेगा, दिस इज कॉल्ड BU1, दिस इज कॉल्ड BU2, दिस इज कॉल्ड BU3. टाटा ग्रुप जब इंडिविजुअली हर यूनिट की, हर बिजनेस यूनिट की स्ट्रैटेजी तैयार करेगा, उस लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी को कहते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी. और ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है हेड ऑफ एवरी यूनिट. Maybe it is a CEO of your Tata Automobile will try to make this strategy only for Tata Automobile. Not Ratan Tata will make the strategy out of it. Tata Automobile का जो CEO है वो Tata Automobile की स्ट्रैटेजी तैयार करेगा, और इस लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी. नाउ इसी के ऑपोजिट अगर टाटा ग्रुप होल टाटा की, सारे के सारे टाटा, होल टाटा बिजनेस यूनिट्स की एज अ होल फुल स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है, इस पूरी स्ट्रैटेजी को हम कहेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. जब टाटा ग्रुप के लिए, टाटा ब्रांड, टाटा के पूरे ब्रांड के लिए अगर मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूं, पूरे के पूरे ब्रांड के लिए अगर मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूं, सो वी कॉल देम एज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. जब टाटा अपनी रेपुटेशन, अपनी ब्रांडिंग के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करेगा, ताकि जिसको रिप्रेजेंटेशन हम पूरे टोटल ओवरऑल टाटा के बिजनेस यूनिट्स के लिए कर रहे हैं, पूरी एक बड़े लेवल की हम मार्केटिंग कर रहे हैं, बड़े लेवल की हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बोला जाता है. एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी है और एक तरफ आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी है, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस ये रहता है, जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होती है वो हमेशा आपकी फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, फ्यूचर के बारे में. इट इज अबाउट लाइक प्रोजेक्शंस. स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट प्रोजेक्शंस. बट जो आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी होती है वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, जो आपके प्रेजेंट सिचुएशंस है या प्रेजेंट आपका एनवायरनमेंट है, जो आपके प्रेजेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी प्रेजेंट मार्केट है, उसके ऊपर लगती है. बट जो आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होती है वो आपकी फ्यूचर ओरिएंटेड होती है. प्रोजेक्शंस के तौर पर हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. वो आपके लॉन्ग रेंज होती है,
लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजी, आने वाले ईयर्स के बारे में स्ट्रैटेजी होती है, आने वाले ईयर्स की स्ट्रैटेजी होती है, दैट इज कॉल्ड योर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. But your business level strategy is a very nominal strategy. It's a very simple strategy which only talks about present situation. It does not talk about future. For future, we have to talk about your corporate level strategy. So this is the difference between them. Then there is another strategy which is called to be global strategy. Global strategy. ग्लोबल स्ट्रैटेजी उन कंपनीज के लिए होती है जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाती है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स which is applicable everywhere in the world. Example, your Apple company, for their products which are called to be your standard product, उनके लिए जो स्ट्रैटेजी बनाती है that is called your global strategy. एप्पल कंपनी के जितने फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, they are available at the standard costing, they are available at the standard product dimensions. आपका आईफोन इंडिया में खरीदो या इंडिया के बाहर खरीदो, it is absolutely similar. So that means the strategy which they will using throughout the world where they are selling या buying things, import export का कभी काम कर रहे हैं, उसके अंदर जो स्ट्रैटेजी तैयार होगी वो ग्लोबल स्ट्रैटेजी होगी. Let me just go through. Global strategy addressing how to expand operation outside the home country, grow, prosper in the world where competitive advantage is determined on the basis of your global level. And when I say about corporate level strategy addresses the entire company. So underline कर लीजिए, addresses the entire company, not single, on maximizing the long-term profitability of the organization. So, entire company, maximizing the long-term profitability. When I say long-term, it's about future. And how should we enter to increase our presence of business to gain competitive advantage? This is what they say. So, इस तरह की strategies का इस्तेमाल किया जाता है. अभी आपने मेरे साथ SWOT analysis भी पढ़ा है. When I talk about SWOT analysis और competitive advantage, अभी हमने दोनों चीजें पढ़ ली हैं. एक SWOT एनालिसिस क्या होती है और स्ट्रैटेजीज कितनी तरह की होती हैं. अगर मैं इसको मिक्स कर दूं क्वेश्चंस को और आपसे पूछूं कि SWOT एनालिसिस का हमारी कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, आई कॉल इट एज द इंपॉर्टेंस ऑफ SWOT एनालिसिस, देन वी कैन टॉक अबाउट दैट इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क. SWOT एनालिसिस हमारे लिए एक तरह की गाइडलाइंस है, गाइडेंस है, what to do, what not to do on the basis of हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है या वीकनेस क्या है, उस हिसाब से हमें गाइडेंस मिलती है. So for systematic and sound tracing of the issues having bearing in the business situation, हमारी कंपनी में क्या और कौन सी सिचुएशन चल रही है, जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज. ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, इफ यू रिमेंबर, ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज हमारी चार होती हैं. वेदर वी हैव टू यूज अ स्ट्रेटजी फॉर स्टेबिलिटी, वी हैव टू यूज द स्ट्रेटजी फॉर एक्सपेंशन, we have to use to come out of the retrenchment. If you remember, मैंने आपको बताई थी, और the combination. इन चारों में से हमने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है वो SWOT एनालिसिस बताता है. If you go back to your second chapter में हमने एक चीज स्टडी करी थी फ्रेमवर्क को लेकर, और फ्रेमवर्क में पूछा गया था where we are and where we want to be. Where we are, हम कहां हैं, ये सिचुएशन हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस की थी, और वहां लिखा हुआ था कि हमारी कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है.
वो बताती है सिचुएशन एनालिसिस, और सिचुएशन एनालिसिस करने के लिए स्वॉट एनालिसिस आपको बताती है हमारी कंपनी कहां है, ताकि हम स्ट्रैटेजी कौन सी हमें लगानी है उसके बारे में मालूम पड़ सके। अगर हमारी कंपनी इस टाइम पर स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है तो हम स्ट्रैटेजी स्टेबिलिटी की लगाएंगे। अगर हमारी कंपनी ऑलरेडी स्टेबल हो चुकी है, स्वॉट एनालिसिस से पता चल जाएगा, अगर हमारी कंपनी ऑलरेडी स्टेबल हो चुकी है तो हम एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे। और अगर हमारी कंपनी में सिर्फ वीकनेस ही वीकनेस भरी हुई है तो उस सिचुएशन में हम रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी लगाएंगे। वो कौन बताता है? स्वॉट एनालिसिस बताती है। सो स्वॉट एनालिसिस करने से हमें गाइडेंस मिलती है कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी लगाएं। सेकेंड पॉइंट, इट प्रेजेंट्स ए कंपैरेटिव अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव? कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन, किस चीज का कंपैरिजन करेंगे आप कंपैरिजन करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी इंटरनल एनवायरनमेंट की और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, दोनों की अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप कंपैरिजन कर सकते हो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल के साथ। और जब आप कंपैरिजन करोगे इंटरनल एक्सटर्नल का तो आपको गैप मालूम पड़ेगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या गैप है। और जब आपको इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में गैप मालूम पड़ेगा तो आप क्या करोगे? आप उस गैप को कम करोगे। और जैसे ही आप इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के गैप को कम करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी लगाना बहुत शार्प हो जाएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कौन सी स्ट्रैटेजी लगाएं। क्योंकि अगर मुझे ये नहीं मालूम होगा भाई कि स्ट्रैटेजी कौन सी लगानी है तो ये बहुत डिफिकल्ट वाला काम है। मगर सिर्फ ये कंपेयर करने से मेरे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस को मैं कम कर सकता हूं। और कम करने की मैं स्ट्रैटेजी लगाऊंगा, पर मुझे मालूम तो पड़ना चाहिए ना कि गैप कितना है। सो स्वॉट एनालिसिस आपको बताती है कि आपके एक्सटर्नल और इंटरनल में कितना गैप है, और जितना गैप कम होगा उससे आप स्ट्रेंथ से मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी गेन कर लोगे। दिस इज व्हाट दे टॉक अबाउट। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर SWOT analysis that it guides strategists. Strategist कौन सा बंदा होता है? The person who's making strategy is called to be strategist. वो strategist को गाइड करता है strategy identification करने के लिए। strategy identification क्या होती है? strategy बनाने से पहले वो उसे बताता है कि कंपनी की ओवरऑल पोजीशन क्या है बाहर मार्केट में, ताकि वो फोकस कर सके। फोकस, so that the strategist he can focus। फोकस करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में एज ए स्ट्रेटेजिस्ट आती हैं, बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारी वीकनेसेस, और उन बहुत सारी स्ट्रेंथ और बहुत सारी वीकनेस को देखकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी वीकनेस, बहुत सारे थ्रेट्स, सॉरी, मगर इन सभी चीजों में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रायर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जिसपे मुझे इमीडिएटली एक्ट करना है? इमीडिएटली फोकस किन चीज पे मुझे करना है, वो आपका स्वॉट एनालिसिस बताता है। इमीडिएटली किन चीजों पे मुझे फोकस करना है वो मुझे कौन बताता है? वो मुझे बताता है स्वॉट एनालिसिस। तो तीन चीजें आपके पास। फर्स्ट, स्वॉट एनालिसिस से गाइडेंस पता चलती है। गाइडेंस किस बारे में हमें पता चलती है? गाइडेंस मिलती है हम कौन सी स्ट्रैटेजी लगाएं, किस चीज के लिए स्ट्रैटेजी लगाएं। नंबर वन पॉइंट, इट प्रोवाइड गाइडेंस। नंबर दूसरा पॉइंट, इट प्रोवाइड्स कंपैरेटिव अकाउंट, कंपैरिजन, किसके बीच में? इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में कंपैरिजन। और जो तीसरी चीज है वो एक स्ट्रेटेजिस्ट को बताती है कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। फोकस, इमीडिएटली किस चीज पे फोकस करना चाहिए, वो स्वॉट एनालिसिस बताती है। ये है स्वॉट एनालिसिस की इंपॉर्टेंस। सुनने में स्वॉट एनालिसिस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लगता है, बट स्वॉट एनालिसिस इज अ वेरी 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 डिफरेंट, वेरी सिंपल येट वेरी वेरी डिटेल्ड एनालिसिस। बड़ी मजेदार है, बहुत आसान है, पर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बताती कंपनी को, उसके बारे में स्ट्रेटेजिस्ट भी नहीं सोच सकता। आप आराम से इसे पढ़िएगा, कोई डाउट होता है उसे आप जरूर मुझे मेंशन करिएगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर से पहले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एनालिसिस मेथड, जिसे हम कहेंगे टोज मैट्रिक्स। टोज
अगर आप टोज को ध्यान से देखें तो जो आपका टोज एनालिसिस है, टोज मैट्रिक्स, टोज आपका स्वॉट का उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। TOWS टोज स्वॉट का उल्टा है। उल्टा इसलिए बनाया क्योंकि he wanted to tell that मैंने स्वॉट का एक इंप्रूव्ड वर्जन बनाया है, इंप्रूव्ड वर्जन। स्वॉट एनालिसिस में एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी स्वॉट के अंदर? कि स्वॉट इंडिविजुअल अप्रोच देता है, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के बारे में अलग बताता है, वीकनेस के बारे में अलग बताता है, थ्रेट्स के बारे में अलग बताता है, अपॉर्चुनिटी के बारे में अलग बताता है। वो कभी भी नहीं बताता कि SWOT के बीच में क्या लिंक है। जो आपके पास ऑप्शन थी स्वॉट एनालिसिस से, 4 ही ऑप्शंस थी आपके पास। वो 4 मैंने ऑप्शन बताई थी आपको कि क्या हम स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, क्या हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, क्या हम रिट्रेंचमेंट से बाहर आना चाहते हैं, और चौथी थी कॉम्बिनेशन। सिर्फ 4 ऑप्शन थी हमारे पास स्वॉट के अंदर, 4 सॉल्यूशंस। स्वॉट की एनालिसिस करने के बाद सिर्फ मेरे पास 4 ही सॉल्यूशन बनते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारे पास 4 है। देखो ना, स्ट्रेंथ है कोई चीज वो बहुत अच्छी है जी, जो वीक है चीज वो बेकार है जी, अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करो, और थ्रेट है उससे बचो। सिर्फ 4 ऑप्शंस। ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रोडक्ट आपकी स्ट्रेंथ है वो आपके लिए थ्रेट बन जाए। क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। स्वॉट कहती है जो आपकी स्ट्रेंथ है वो हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देगी। वो थ्रेट के बारे में बात ही नहीं करता, क्योंकि उसकी पास सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, थ्रेट है और अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। टोज कहता है भाई आपका जो प्रोडक्ट स्ट्रेंथ है ना आज के टाइम में, वो आने वाले टाइम में आपको थ्रेट भी बन सकता है। और अगर आप मुझसे पूछे भैया कैसे, तो मैं आपको कहूंगा मैगी के बारे में सोचो। नेस्ले कंपनी का जो स्ट्रेंथ था वो मैगी थी, बट एक झटके में वो मैगी नेस्ले कंपनी की क्या बन गई? थ्रेट बन गई। क्या वो प्रिपेयर थे? वो 100% प्रिपेयर थे। उन्हें पता था, क्योंकि वो स्वॉट एनालिसिस फॉलो नहीं करते हैं, वो टोज एनालिसिस फॉलो करते हैं। टोज एनालिसिस वाइड अप्रोच है, जो स्वॉट एनालिसिस है वो बहुत लिमिटेड अप्रोच है, पर टोज एनालिसिस आपकी बहुत वाइड अप्रोच है भैया। और जो आपकी टोज एनालिसिस है उसकी वाइड अप्रोच होने की वजह से वो आपके SWOT को इंटीग्रेट कर देती है, आपस में ज्वाइन कर देती है, जोड़ देती है, जिसकी वजह से आपके पास स्ट्रैटेजी बनाने की ऑप्शंस इंक्रीज हो जाती हैं। इंक्रीज, स्ट्रैटेजी बनाने की जो ऑप्शंस है आपके पास वो इंक्रीज हो जाती है। और जब आपके पास स्ट्रैटेजी बनाने की ऑप्शन इंक्रीज हो जाएंगी तो कंपनी को तो हमेशा फायदा ही मिलेगा ना, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिस्ट है उसका दिमाग अब 4 चीजों पे लिमिटेड नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और ज्यादा ऑप्शंस देगा। इसलिए जो टोज मैट्रिक्स है ना आपका, वो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जोड़कर, उन दोनों को ऐड करके मोर ऑप्शंस के साथ बना है, ज्यादा ऑप्शंस के साथ बना है। इस मैट्रिक्स को मैं आपको दिखा देता हूं, इसकी शक्ल कैसे नजर आती है। बड़ी मजेदार इसका डायग्राम है हमारे पास। इफ यू चेक आउट द डायग्राम इन योर बुक ऑन द नेक्स्ट पेज, यू सी द डायग्राम। Check out the diagram on the next page. You will find that there is a matrix, internal or external. इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपका एनवायरनमेंट है उसको जोड़कर एक डायग्राम बनाया गया है। So let's start with the TOS matrix. While conducting the SWOT analysis, managers are not able to come
to the terms where we have strategic choices. So strategic जो choices हैं, they are very very limited. Very very limited strategies we have. So there is a person called Heinz Weyrich. I know नाम बड़ा बड़ा अजीब सा है. Heinz Weyrich. आपको याद रखना पड़ेगा ये नाम. Heinz Weyrich. Heinz Weyrich. ये नाम लिखना बहुत जरूरी है. आई नो थोड़ा सा फनी नाम है, थोड़ा मुश्किल नाम है. आई विश ये सारी स्ट्रैटेजी किसी इंडियन ने बनाई होती तो राम श्याम घनश्याम इस तरह के नाम होते, याद करने बहुत आसान होते, बट ये सब अंग्रेज हैं तो हमें इनके नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं. इसका नाम है Heinz Weyrich. Has developed a matrix which is called TOWS matrix by comparing. हमने कंपेयर क्या किया है? स्ट्रेंथ वीकनेस को कंपेयर किया अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के साथ, और इसको मिलजुल कर हमने मैट्रिक्स तैयार किया. स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी के साथ, स्ट्रेंथ को थ्रेट के साथ, वीकनेस को अपॉर्चुनिटी के साथ और वीकनेस को थ्रेट के साथ. इस तरह का हमने एक मैट्रिक्स तैयार किया. टोज आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की इनपुट लेता है और उसे जोड़ देता है, इंटीग्रेट मतलब प्लस कर देता है उनको, और उसके बाद स्ट्रैटेजी की जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ा देता है. इट एड्स द ऑप्शंस ऑफ द स्ट्रैटेजी. लेट्स चेक आउट द डायग्राम वी हैव इन द मैट्रिक्स. लुक एट दिस डायग्राम, सो वंडरफुल. ये डायग्राम देखो कितना बढ़िया डायग्राम है. आपके पास एक तरफ तो इंटरनल एनवायरनमेंट है. Look at this internal environment. This is internal environment. This is external environment. यहां देखिए ध्यान से, उन्होंने क्या किया हुआ है, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को मिक्स कर दिया. उन्होंने कहा जब स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी है उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी बनाओ, बट अगर स्ट्रेंथ आपकी थ्रेट बन जाए तो उसकी अलग स्ट्रैटेजी बनाओ. मैगी वाली सिचुएशन, जब तक मैगी बहुत बढ़िया चल रही है तब तक स्ट्रेंथ है वो आपकी कंपनी की, तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी कैसे आपस में कंबाइन हो सकती है उसकी अलग स्ट्रैटेजी तैयार करो. बट अगर वही स्ट्रेंथ आपकी थ्रेट बन जाए तो आप क्या करेंगे? उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी पहले से ही तैयार रखो. भैया हम डायनेमिक एनवायरनमेंट है, हमें नहीं पता कि कब हमारी स्ट्रेंथ थ्रेट बन जाए, बट हमें अभी से तैयार रहना पड़ेगा. अगर हम तैयार नहीं हैं तो आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत बड़ा डेंजर होने वाला है. मैगी ने बहुत जल्दी वापसी ली, और जब मैगी वापस आई ना, कस्टमर उतावले हो चुके थे, कस्टमर के अंदर डेस्परेशन थी, डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी, बैन होने के बावजूद भी डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी. कमाल की बात है. एंड लुक एट देयर कम बैक, किस तरह से वापस आई है मैगी. क्या एडवर्टाइजमेंट के साथ वापस आई थी, और फेसबुक पे क्या प्रमोशन करी मैगी ने. उसके पेज में, उसका जो पेज था उसके लाइक्स बढ़ गए थे, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी खेली टोज मैट्रिक्स के हिसाब से. और वो कहते हैं कोई वीक चीज भी कब आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाए आपको नहीं मालूम, तो वीक चीज को कभी वीक मत समझो. टोज मैट्रिक्स कहता है वीक भी आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, आपको नहीं मालूम. एक वीक प्रोडक्ट कब उठकर आपके लिए अपॉर्चुनिटी दे दे, यू नेवर नो. तो उसकी भी स्ट्रैटेजी तैयार रखो हमेशा. और एक वीक प्रोडक्ट को थ्रेट नहीं बनने देना, उसकी भी स्ट्रैटेजी तैयार दो. एक वीक प्रोडक्ट हमारा थ्रेट ना बने, उसकी भी स्ट्रैटेजी आप तैयार रखिए. तो ऑप्शन तो कितनी सारी बन गई हमारे पास. अब हम सिर्फ स्ट्रेंथ वाले प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, हम सिर्फ वीक वाले प्रोडक्ट को वीक मानकर उसको इंप्रूव नहीं कर रहे हैं. अब हम वीक वाले को कह रहे हैं भैया जा बाहर वीक प्रोडक्ट और बन जा अपॉर्चुनिटी. इट्स जस्ट लाइक क्लास में सबसे नालायक बच्चे को मैं बुलाता हूं और बोलता हूं तेरा रैंक आना चाहिए. अगर सारे वीक बच्चों में से एक बच्चा भी मेहनत कर लेगा और अगर वो रैंक ले आया तो भैया वो अब वीक स्टूडेंट नहीं रहा, वो मेरा स्ट्रेंथ बन गई है, मेरा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन गया है. अगर मैं एक वीक बच्चे को रैंक होल्डर बना देता हूं तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी ये अचीवमेंट होगी, और कंपनी के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर वो एक वीक प्रोडक्ट को अपॉर्चुनिटी अवेल करवा दे. और ये तभी मुमकिन है अगर आपके पास ऑप्शन है.
स्वॉट एनालिसिस में तो ऐसी ऑप्शन ही नहीं थी। तो उसमें हेंस वेरिच, ये जो इंसान था हेंस वेरिच, उसकी दिमाग की अप्रोच इतनी बड़ी थी, वो कहता है स्वॉट को आपस में जोड़कर अपॉर्चुनिटीज बढ़ाओ, ऑप्शंस बढ़ाओ। और ये जो डायग्राम है वो ऑप्शंस को बढ़ाता है। यू हैव मोर ऑप्शंस विद यू। सो इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा। डिफरेंस देखिए, टोस मेट्रिक हैज अ वाइडर स्कोप, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एज कंपेयर टू स्वॉट। और टोस में इज एन एक्शन टूल वेयर स्वॉट इज जस्ट अ प्लानिंग टूल। एक्शन टूल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से बनता है। स्वॉट में हम प्लानिंग ही करते रहते हैं फ्यूचर को लेकर, और फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, जिसकी वजह से स्वॉट एनालिसिस की जो इंपॉर्टेंस होती है, जो उसकी शार्पनेस होती है, जो उसके अंदर एक्साइटमेंट होती है, जो उसके अंदर स्ट्रेटेजिस्ट एक जोश के साथ बनाता है, वो कम हो जाती है। बट टोस के साथ स्ट्रेटेजिस्ट हमेशा जोश में रहता है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस बहुत होती है और वो एक्सक्यूज मी, और वो अपनी कंपनी को उठा देता है नीचे से ऊपर। आई होप आपको आज का जो मेन टॉपिक है स्वॉट और टोस दोनों बहुत अच्छे से समझ आए हैं। स्वॉट और टोस को मैंने सिर्फ इसलिए समझाया ताकि कंपैरिजन हो सके और पेपर में आप बहुत अच्छे से बारीकी से इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करके आए। ये कंसेप्ट आपका शॉर्ट नोट में भी आता है और 3 नंबर में भी आता है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करेगा। कोई भी डाउट होता है, यू आर ओपन टू आस्क मी एनीथिंग। So that's all for today, guys. I hope you have understood the lecture. Make it productive. Go back home and read it and ask me doubts if any. My numbers are there with you. Ask me on WhatsApp, email me, ask me on Facebook, wherever you get me, just ask me. So that's all for today, guys. Thank you so much. Have a good time. Bye-bye.